हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट फटाफट धमाका आपको जैसा मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन में अपना चैप्टर चल रहा है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और इस चैप्टर का आज पढ़ेंगे हम पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक उसी कड़ी में आज के इस पार्ट सेकेंड में आपको मिलने वाले हैं टॉप 20 MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। आंसर देने का प्रयास करना है, अपनी प्रिपरेशन को नोट करना है, कौन सा टॉपिक अपना कमज़ोर है उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे और एग्जाम की ओर बढ़ेंगे। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला ही क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, वह तरंगदैर्ध्य जो कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त नहीं होती। आपको बताना किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। बैंगनी, हरी, लाल, नीली, 4 प्रकार की लेमडा आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये बताना है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो बच्चों बिल्कुल आपको बी ऑप्शन करेक्ट करना है, यानी हरे रंग की जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है उसमें फोटोसिंथेसिस शून्य होता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में सेकंड क्वेश्चन की ओर। CO2 फिक्सेशन के लिए आवश्यक है। जब आपको CO2 स्थिरीकरण करना है तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? 6 NADS2 की आवश्यकता होगी, 3 ATP की आवश्यकता होगी। पहले ऑप्शन में कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन में बच्चों क्या कह रहा है? 2 NADPS2 और 3 ATP की आवश्यकता होगी। 4 NADPS2, 3 ATP की आवश्यकता होगी। 5 NADPS2 और 3 ATP की आवश्यकता होगी। अब आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा उसका चयन करना है। तो बिल्कुल बच्चों याद रखना, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 NADPS2 और 3 ATP की आवश्यकता होती है CO2 के एक अणु के लिए फिक्सेशन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। C4 प्लांट में CO2 स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है? देखो 2 प्रकार के प्लांट हमने पढ़े हैं इसमें, एक C3 प्लांट और एक C4 प्लांट। C3 प्लांट वो होता है जिसके अंदर प्रथम जो स्थायी कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन वाला होता है, जिसका नाम फॉस्फोग्लिसरिक कमल होता है। ठीक उसी कड़ी में यदि बात करें तो C4 प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें पहला स्थायी यौगिक जो होता है वो 4 कार्बन वाला होता है, जिसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं बच्चों। अब ये कह रहा है कि जब CO2 फिक्सेशन करेगा C4 प्लांट में तो कौन से एंजाइम की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर 1 में रख रहा है अगला पेप कार्बोक्सिलेज, बी क्या कह रहा है? हेक्सोकाइनेज, सी क्या कहता है? RUBP ऑक्सीजनेज और हाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये 4 एंजाइम आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको बड़े ही गौर से समझ करके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आंसर तक पहुंचना है। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक ठाक बैठेगा, यानी पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो C4 प्लांट के अंदर CO2 फिक्सेशन करते हुए प्रथम स्थायी कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। बिल्कुल किसको बनाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। चलो इसी जानकारी के साथ में आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मान होता है 400 से 700 एंगस्ट्रम होता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है, 450 से 950 नैनोमीटर होता है, 340 से 450 नैनोमीटर होता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर? दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। जब तक दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाओगे करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे बच्चों। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए मैंने 400 से 700 के साथ में एंगस्ट्रम टिकाया ताकि आपका ध्यान उस ओर चला जाए, लेकिन आपको याद रखना है 400 से 700 एंगस्ट्रम न होकर के नैनोमीटर होगा बच्चों। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो इसी धमाकेदार क्लास को आगे बढ़ाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया का प्रोडक्ट है, उत्पाद बताना है आपको, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट है, ATP है, NADP और ऑक्सीजन है, NADPS2 ATP और ऑक्सीजन है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि प्रकाशिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी को शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा अपना रोल अदा करता है। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर NADPS2 भी बनेगा और ATP भी बनेगा और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी बनेगी। बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश तंत्र सेकंड यानी PS सेकंड की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? PS सेकंड की बात कर रहा है, फोटोसिस्टम सेकंड की बात कर रहा है कि उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले हुए इलेक्ट्रॉनों का प्रथम ग्राही कौन है।
बिल्कुल ये बताना है। जब प्रकाश तंत्र सेकंड को हम काम में लेते हैं, जब उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको ग्रहण कौन करेगा? क्विनोन करेगा, साइटोक्रोम करेगा, आयरन सल्फर प्रोटीन करेगी, याद करना FeS को, और फेरिडोक्सिन करेगा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं बच्चों। सही आंसर देने का प्रयास करना है। आपको बताना है कि क्लोरोफिल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रथम रूप में ग्रहण कौन करेगा? तो याद रखना है इसका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्विनोन। और मैं क्विनोन को भी पूरा लिखना चाहूँ तो PQ लिखूंगा। प्लास्टो क्विनोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला प्रथम ग्रही माना जाता है। देखो किस प्रकार से चलता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं FeO के अंदर। किस में आते हैं? FeO के अंदर। वो आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। और FeO से किस में जाएगा? प्लास्टो क्विनोन में। प्लास्टो क्विनोन से साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F में जाएगा बच्चों। और साइटोक्रोम F से किस में जाएगा? प्लास्टोसाइनिन में जाएगा। और प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ देखो ये PS सेकंड है तो फिर वो किस में चला जाएगा? PS फर्स्ट में चला जाएगा। तो याद रखना। और PS फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन निकले तो सबसे पहले आयरन सल्फर प्रोटीन में आएगा, उसके बाद में फेरिडोक्सिन में जाएगा। किस में जाएगा? फेरिडोक्सिन में जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है अगला? PS सेकंड की। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी प्लास्टो क्विनोन के अंदर प्रथम ग्राही के रूप में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। CO2 अपचयन से शर्करा निर्माण की अभिक्रिया होती है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CO2 अपचयन हो जाएगा तो हम जानते हैं कि शर्करा का निर्माण होगा। किस अभिक्रिया में? प्रकाशिक अभिक्रिया में, फोटोलाइसिस के अंदर, अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर, हिल अभिक्रिया के अंदर। बताओ 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है कि CO2 का जब हम रिडक्शन कर दें और रिडक्शन के दौरान ये ग्लूकोज में बदल जाएगी, शर्करा में बदल जाएगी, तो ये घटना किस में संपन्न होती है? तो बच्चों याद रखना अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है, NADPH2 बनता है। ये दोनों ही स्वांगीकरण ऊर्जा कहलाती हैं, स्वांगीकरण शक्ति कहलाती हैं। और इसी की बदौलत CO2 किस में बदल जाएगा? अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर, शर्करा के अंदर बदल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है बच्चों। मैं कौन कौन से शब्दों को बोल रहा हूँ, शब्दों पर गौर करना है, फिर अपनी तैयारी की प्रिपरेशन करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जल के प्रकाशिक अपघटन हेतु आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब जल का प्रकाशिक अपघटन करेंगे हम तो हमें देखो किस प्रकार से प्रोटॉन निकाल लेंगे हम, बिल्कुल। और साथ में क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे इसके अंदर, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस हाफ O2 किसका निकल जाएगा? ऑक्सीजन का। ये कह रहा है कि जब प्रकाशिक अपघटन होता है तो कौन आवश्यक होता है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। 4 आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं बच्चों। बताओ कि जल के प्रकाशिक अपघटन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो याद रख लेना, एक तो मैग्नीज होगा, एक क्लोराइड आयन होगा। अब क्लोराइड तो आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो कौन मिला? मैग्नीज। तो मैग्नीज और क्लोराइड दोनों ही जल के प्रकाशिक अपघटन में काम में आते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसी कड़ी में 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए रखा गया। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। बिल्कुल 2 प्रकार की घटनाएं होंगी, एक प्रकाशिक होगी, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी। अगला पूछ रहा है अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में, स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में और उपरोक्त सभी में। ये आपका क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, ये इसकी थाइलेकोइड्स पाई जाती हैं और स्ट्रोमा वाला भाग ग्रेना वाला भाग होता है। बच्चों याद रखना अप्रकाशिक अभिक्रिया तो स्ट्रोमा में संपन्न होती है और प्रकाशिक अभिक्रिया की अगला बात कर ले तो वो किस में संपन्न होती है? ग्रेना में। तो यहाँ पर B ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन? B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? C4 चक्कर का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? जब C4 साइकिल चलती है तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। इसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि C4 प्लांट के अंदर प्रथम स्टेबल कंपाउंड पायरुविक एसिड बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा या नॉन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप क्या करने वाले हैं? तो बच्चों याद रखना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। बिल्कुल क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन वाला है? 4 कार्बन वाला। इसीलिए तो इस साइकिल को क्या नाम दे दिया गया? C4 साइकिल नाम दे दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, देखो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होते हैं, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होते हैं 24 प्रोटॉन, 32 प्रोटॉन, 36 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन।
बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं का रिडक्शन करना है आपको, और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में आपको हाइड्रोजन की बात कर रहा है, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों याद रखना 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 प्रोटॉन की आवश्यकता होगी। कितने प्रोटॉन की? 24 प्रोटॉन की आवश्यकता होगी। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोरोप्लास्ट में सर्वाधिक मात्रा में होती है। पाइरुविक कार्बोक्सिलेज होगा, हेक्सोकाइनेज होगा, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। बताओ क्लोरोप्लास्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों याद रखना आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज होगा। और वैसे भी हम बात करें रूबिस्को की, तो रूबिस्को प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन है। बच्चों याद रखना, यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम बताओ, तो आपको करना है आरयूबीपी, यानी रूबिस्को कर देना। आरयूबीपी में मत लिखना, रूबिस्को करना। आरयूबीपी का मतलब क्या है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या फिर बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट के नाम से आपको जानना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। गन्ना CO2 स्थिरीकरण की अधिक दक्षता प्रदर्शित करता है क्योंकि ये किसके कारण से करेगा? हेच एंड स्लेक साइकिल के कारण से, केल्विन साइकिल के कारण से, TCA साइकिल के कारण से, अधिक सूर्य प्रकाश के कारण से। बताओ गन्ना CO2 स्थिरीकरण अधिक दक्षता प्रदर्शित करता है क्योंकि, तो आपको याद रखना बच्चों इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन होगा हेच एंड स्लेक साइकिल के अनुसार। चलो आगे बढ़ते हैं और एक काम की बात बता देता हूँ। कैप्रिलो नामक वैज्ञानिक ने गन्ने में किया था C4 साइकिल का C3 साइकिल का C4 साइकिल का जो अध्ययन है वो कैप्रिलो नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। C4 पौधों में CO2 स्थिरीकरण होता है, गार्ड कोशिकाओं में होता है, स्पॉन्जी कोशिका में, पेलिसेड कोशिकाओं में, बंडल शीत कोशिकाओं में। बताओ C4 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन किस कोशिका के अंदर होगा? तो याद रखना पत्तियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक मेसोफिल सेल होती है और एक बंडल शीत कोशिका होती है, यानी मेसोफिल कोशिका और बंडल शीत कोशिका। तो आपको याद रखना बंडल शीत कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का C4 प्लांट के अंदर फिक्सेशन होता है, और C3 प्लांट के अंदर यदि बात करेंगे ना तो मेसोफिल कोशिका जो होती है, पर्णमध्योतक कोशिका हिंदी में जिसको कहा जाता है, उसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक किस झिल्ली में धंसे रहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, हरित लवक जो होता है में प्रकाश संश्लेषी जो पिगमेंट होते हैं वो झिल्ली में पाए जाते हैं। थाइलेकोइड, फोटोग्लोबिन, मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट के आवरण की झिल्ली में। तो बताओ 15 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो थाइलेकोइड होगा बच्चों। क्या होगा? थाइलेकोइड में धंसे रहते हैं, थाइलेकोइड की झिल्ली में पाए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी प्रकाश स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी जो प्रकाश स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? RFLP, VAM, PAR, VNTR। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना है। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण जो होता है उसको दृश्यमान कहा जाता है, दृश्यमान भाग कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश स्पेक्ट्रम का। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सी ऑप्शन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पिगमेंट पीले रंग का पिगमेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने फूलों का पीला रंग देखा होगा, पेड़ पौधों के अंदर फलों का पीला रंग देखा होगा, कई बार पत्तियां भी पीले रंग की दिखाई देती हैं। पौधे का जो पीला भाग होता है वो किस पिगमेंट के कारण बनता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीन और जेंथोफिल। बताओ, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बच्चों इसके अंदर डी ऑप्शन आप करेंगे, यानी जेंथोफिल कैसा पिगमेंट होता है? पीले रंग का वर्णक होता है। और कैरोटीन जो होता है वो लाल रंग का वर्णक होता है। बच्चों गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? कैरोटीन के कारण से। चलो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हेतु वर्णक जो काम आता है वो कौन सा होता है? बिल्कुल जो पिगमेंट काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए उसको साइटोक्रोम कहते हैं, जल को काम में लेते हैं, प्रकाश को काम में लेते हैं, टेम्परेचर को काम में लेते हैं। बताओ 4 में से आप कौन सा ऑप्शन करने वाले हैं? तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे PS फर्स्ट और PS सेकेंड की, बिल्कुल कर रहे थे। PS फर्स्ट और PS सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए हम वाहक को काम में लेते हैं, तो यहाँ पर साइटोक्रोम काम आएगा बच्चों, और साइटोक्रोम B6 आएगा और एक साइटोक्रोम F होता है। तो आपको याद ही रख लेना है कि साइटोक्रोम को हम काम में लेते हैं किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हेतु वर्णक जो काम में लिया जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा सीमा कारक नहीं है? बिल्कुल कौन सा सीमा कारक नहीं है वो बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और प्रकाश। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा सीमा कारक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको याद रखना है 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन कोई सीमा कारक नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और प्रकाश ये तीनों के तीनों सीमा कारक होते हैं बच्चों। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। C4 दक्षता प्रदर्शित करते हैं। C4 प्लांट दक्षता प्रदर्शित करते हैं कम CO2 सांद्रता में, कम टेम्परेचर में, कम जल में, अधिक ऑक्सीजन सांद्रता में। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या करोगे यहाँ पर कि C4 प्लांट दक्षता प्रदर्शित करते हैं, किस में करते हैं? तो बच्चों याद रखना इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम सांद्रता, कौन सी सांद्रता? कम CO2 सांद्रता में C4 प्लांट दक्षता प्रदर्शित करते हैं। तो अपना 20 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार की धमाकेदार क्लास आपको मिलती रहेंगी बच्चों। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्लास को लाइक करना, अंगूठे में दर्द नहीं हो रहा है दबा दीजिएगा, अंगूठा दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्लास को बार बार रिवाइज कीजिए। इसी प्रकार के विश्वास करना आपको, इसी प्रकार के टॉप कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। नीट की बहुत ही शानदार तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे। 5 मई को जब पेपर की प्रिपरेशन के लिए और प्रिपरेशन के बाद में पेपर के लिए पहुंचेंगे, जैसे पेपर आपको हाथ में मिलेगा, क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आराम से पेपर को हल कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।